हाँ जी, कैसे हो? तो राजस्थान के लोकगीत पढ़ रहे हैं, है ना, टॉपिक। और उसपे अपन क्या कर रहे थे, दो शैलियां अपन ने कवर कर ली थी, लंगा और मांगणियार समुदाय की लोक गायन की शैलियां। ठीक है, राजस्थान की लोक गायन की शैलियां पढ़ रहे हैं अपन, है ना। आज पढ़ेंगे मांड गायन शैली, है ना, लोक गायन की शैली। और एक कौन सी है, तालबंदी। ठीक है, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। लंगा और मांगणियार जो की एक समुदाय विशेष भी है, और उनकी जो गायन की शैलियां हैं उनके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज अपन ये पढ़ रहे हैं। इसके बाद शैलियां खत्म होने के बाद अपन क्या, राजस्थान के जो घराने हैं, है ना, एक तो पहले संगीत ग्रंथ कौन कौन से हैं, कौन से संगीत ग्रंथ किसने लिखे हैं, है ना, राजा महाराजा है ना, या फिर कोई से संगीतकार ने, है ना। और उसके बाद संगीत घराने कौन कौन से हैं राजस्थान में, ठीक है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। विशेषताएं अपन ने जो लोकगीतों की विशेषताएं हैं वो अपन ने पहले से ही डिस्कस कर ली थी जब ये टॉपिक शुरू किया था। राजस्थान के लोकगीत क्यों करी थी विशेषताएं डिस्कस, क्या सामान्य एग्जाम में पूछी जाती है? नहीं, ये आरएस के मेंस एग्जाम में पूछी जाती है ना। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने क्या विशेषताएं भी कवर करी थी। अच्छा, अब शुरुआत करते हैं मांड गायन शैली की। पहले दोबारा मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। प्रसिद्ध कामायचा वादक साकर खा मांगणियार, और प्रसिद्ध है ना खरताल का जादूगर किसे कहा जाता है, सद्दिक खा मांगणियार को। और सारंगी है ना किस समुदाय का वाद्य यंत्र है ना, या फिर लोक वाद्य यंत्र है, वो क्या है, लंगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सद्दिक खा मांगणियार, है ना, लोक कला अनुसंधान परिषद 2003 में जयपुर में स्थापित हुई थी। ये सारी चीजें, ठीक है। मांड गायन शैली अपन पढ़ने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले इसका क्षेत्र बता दूं मैं, ये है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर को, या फिर प्राचीन समय में जैसलमेर को मांड क्षेत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मांड क्षेत्र। मांड क्षेत्र किसे कहा जाता था? जैसलमेर को। और फिर बाद में, है ना, इस क्षेत्र की जो लोक गायन शैली विकसित हुई वो क्या कहलाई? मांड गायन शैली। तो अगर पूछा जाए मांड गायन शैली किस क्षेत्र से संबंधित है, किस जो एक स्थान विशेष का नाम आता है, तो वो जैसलमेर, बाकी तो मारवाड़, है ना। इसके बाद उत्पत्ति, लगभग 10वीं से 11वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, प्रकृति की अगर बात करूं मैं, है ना, कि मांड लोक गायन शैली की जो प्रकृति कौन सी है, तो वो है एक तो भावपूर्ण। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा मैं डिस्कस करूंगी। जब अपन ने राजस्थान की लोकगीतों की विशेषताएं पढ़ी थी, तब मैंने आपको बताया था कि है ना, सामान्य तौर पे जो पश्चिमी राजस्थान या फिर मारवाड़ की या फिर राजस्थान की जो लोकगीतों की विशेषताएं हैं, या फिर लोकगीतों की जो प्रकृति है, वो कौन सी है? वीर रस युक्त प्रकृति है, वीर रस युक्त है, वीर रस प्रधान, है ना। और श्रृंगार रस युक्त भी है। ठीक है, जब अपन पढ़ेंगे राजस्थान का साहित्य, ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगी कि पश्चिमी राजस्थान में वीर रस से संबंधित साहित्य अधिक लिखे गए हैं, पूर्वी राजस्थान में श्रृंगार रस की प्रधानता है काव्यों में या फिर साहित्य में, है ना। जिसे अपन डिंगल कहते हैं और पिंगल कहते हैं ना। डिंगल जो कि पश्चिमी राजस्थान का साहित्य है, पिंगल है ना पूर्वी राजस्थान का साहित्य लिखा गया है। डिंगल भाषा जो है उस पर गुजराती भाषा का प्रभाव है ना। और पिंगल भाषा पर पूर्वी राजस्थान, मतलब सॉरी, उत्तर प्रदेश, है ना, जो ब्रजभाषी क्षेत्र है, तो उसका क्या है, प्रभाव है ना। गुर्जरी अपभ्रंश से निकलती है राजस्थानी और गुजराती, दोनों ही बहने हैं, दोनों भाषाएं। फिर राजस्थानी के आगे, है ना, भाषाएं, उपबोलियां, उपभाषाएं, सॉरी, उपबोलियां नहीं, भाषाएं, वो कौन सी है जो साहित्य का प्रकार भी लिए हुए हैं, कौन कौन सी है? डिंगल और पिंगल। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में अपन अगर आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको मेन चीज वो बताना चाह रही हूँ कि मांड गायन शैली की जो प्रकृति है, एक तो वो भावपूर्ण है ना। भावपूर्ण कैसे? कि आप जिस भी, है ना, वे में आप सॉन्ग को गा रहे हो, आप लोकगीत को गा रहे हो, आपको पता चल जाता है ये सैड है, वीर रस की प्रधानता है इसमें, या फिर श्रृंगार रस। क्या कहना चाह रहा है? क्या इसमें दुख को व्यक्त किया गया है या फिर खुशी का अवसर है? श्रृंगार रस से संबंधित है, क्या ये प्रेम की भावना को दिखा रहा है या फिर युद्ध की भावना को दिखा रहा है? ये चीजें छलक जाती है उस सॉन्ग से, है ना। अपने को उसके टोन से पता चल जाता है कि आखिर किस हिसाब से गा रहे हैं। तो भावपूर्ण उसे बोलते हैं। और दूसरी चीज है श्रृंगार रस। श्रृंगार शुद्ध रूप ही है ना, श्रृंगार, ये वाला अशुद्ध होता है। ठीक है, हिंदी भी साथ साथ जरूरी है, क्योंकि मेन जो रिटन प्रैक्टिस होती है उसमें शुद्धता होनी बहुत जरूरी है। और श्रृंगार रस की प्रधानता। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन? मांड गायन शैली की। अगर मैं बात करूं कि पश्चिमी राजस्थान के साहित्य की, है ना, तो उसमें तो वीर रस की प्रधानता है ना।
श्रृंगार, और अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मांड गायन शैली की, तो यहाँ पर क्या है, भावपूर्ण और श्रृंगार रस की प्रधानता। श्रृंगार रस मतलब पति पत्नी या फिर प्रेम पर आधारित, युगल रूप या फिर प्रेम पर आधारित, क्योंकि ये हीर रांझा है ना मुमल वगैरह सारे है ना, मुमल महेंद्र, तो पति पत्नी भी और बाकी प्रेम पर आधारित ऐसा मान सकते हैं। तो क्या है, श्रृंगार रस पर श्रृंगार रस की जो प्रधानता है मांड गायन शैली में, है ना। वैसे जब राजस्थान के लोकगीत पढ़े थे तब अपन विशेषताएं जब पढ़ी थी, तब मैंने आपको बताया था कि वीर रस युक्त भी है ना हमारे लोकगीत। और दूसरी चीज है कि श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन इनमें अश्लीलता का बिल्कुल समावेश नहीं है। श्रृंगार रस मतलब प्रेम से संबंधित कोई जो युगल है, मान लो दंपति मान लो, पति पत्नी मान लो, या फिर कोई लड़का या लड़की मान लो, है ना, प्रेमी मान लो एक दूसरे के, ठीक है, लवर, उनके बीच सारे जो अवस्थाएं हैं उनकी, है ना, कि उनके मन के क्या भाव आ रहे हैं, मौसम किस प्रकार से हो रहा है ना, क्या प्रभाव पड़ रहा है उन पर, है ना, कैसे वो एक दूसरे का विरह नहीं सहन कर पा रहे हैं, कैसे उनको एक दूसरे से मिलने की मतलब भावुकता है ना, वो दूरी को नहीं सहन कर पा रहे, सारी चीजें हैं बताई गई है लोकगीतों के माध्यम से, लेकिन उनमें अश्लीलता का समावेश बिल्कुल नहीं है। आप भोजपुरी सॉन्ग ले लो, है ना, भोजपुरी सॉन्ग में भाई अलग ही लेवल पे ले जाते हैं वो सॉन्ग को, है ना, पूर्ण अश्लीलता का समावेश, जैसे ही पता चलता है कि यार क्या ही गाना है ये, है ना। तो ये राजस्थान के लोकगीतों की ये विशेषता है, ठीक है। तो श्रृंगार रस और भावपूर्ण अभिव्यक्ति है किनमें, मांड गायन शैली में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद है मुख्य, अगर गीत की बात करें मांड गायन शैली का, तो वो है केसरिया बालम। इसको मैं रेड पेन से लिखना चाहूंगी, है ना, केसरिया बालम अवनी पधारो मारे देश, है ना, केसरिया बालम। अच्छा, जो कि राजस्थान का राज्य गीत भी है ना, राज्य लोक गीत भी है, केसरिया बालम, है ना, मांड गायन शैली में गाया जाता है, ठीक है। और आगे पर मुख्य कलाकारों की और मुख्य संगीतकारों की या गायकों की बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ एक चीज, कि जिनका नाम है बतुल बेगम। ये साथ साथ में लिख लेना, मैं वापस अभी आगे इसको मिटाऊंगी, डिलीट किया मिटाऊंगी इसको, है ना, क्योंकि मेरे पास इस पे इतना नहीं। अपन ने अभी एक दो दिन पहले ही डिस्कस किया था, जो कि करंट जीके का है, और 100% 3 स्टार लगा लो इस पे कि आएगा ही आएगा। बतुल बेगम को 28 अप्रैल 2025 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किसके उपलक्ष्य में, किस लिए, मांड गायन शैली के लिए। क्यों, क्योंकि पेरिस में होली महोत्सव हुआ था, पेरिस होली महोत्सव 2025, ठीक है। और वहां पर इन्होंने केसरिया बालम की मांड गायन शैली में क्या दी थी, प्रस्तुति, तो इसलिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, कब, 28 अप्रैल को। और बतुल बेगम जो कि जयपुर से संबंध रखती हैं, है ना, इनको 8 मार्च 2022 को, ठीक है, याद रखना, इधर 25 है, 28 अप्रैल, इधर 8 मार्च 2022, 8 मार्च है, इधर 28 अप्रैल है, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नारी शक्ति पुरस्कार, पुरस्कार होता है, पुरस्कार अशुद्ध होता है, पुरस्कार सही होता है, ठीक है। तो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कब, 8 मार्च 2022 को। 8 मार्च को क्या आता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये करंट का मुद्दा है, इसको 5 स्टार कर लेना आप, 3 स्टार क्या, ठीक है। तो ये चीज आएगी ही आएगी। मैं आगे क्या डिस्कस करवाना चाह रही हूँ आपको, हाँ, एक जो विशेषता है इसकी, किसकी, मांड गायन शैली की, तो ये क्या है, विशेषता लिखेंगे अपन कि ये लोकगीत तथा शास्त्रीय संगीत का मिश्रण है। संगीत का क्या है, मिश्रण मान लो, या फिर शास्त्रीय संगीत का आधार है ये लोकगीत। अच्छा, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत का मिश्रण है, तो यहाँ पर आपके मन में एक बात आ रही होगी कि भाई लोकगीत क्या होते हैं और शास्त्रीय संगीत क्या होता है। पहले तो इस चीज को क्लियर कर बहन तू, फिर बाद में आगे बढ़ाना, ठीक है। तो मैं वही चीज क्लियर कर रही हूँ, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत होते क्या है। लोकगीत होते हैं सामान्य जनता के लोकगीत, सामान्य जनता के लोकगीत, ठीक है, सामान्य जनता के लोकगीत। और शास्त्रीय संगीत होते हैं नियमों तथा परंपराओं पर आधारित, किस पर, नियमों तथा परंपराओं पर आधारित शास्त्रीय संगीत होते हैं, ठीक है। ये विभिन्न क्षेत्रीय भाषा,
क्षेत्र के अनुसार, भाषा के अनुसार, बोलियों के अनुसार है ना अपना रूप ले लेते हैं, लेकिन इनकी एक भाषा होती है। शास्त्रीय संगीत की जैसे आगे शैलियां अपन पढ़ेंगे है ना, जो हिंदी से संबंधित है वो है क्या है, हिंदी से संबंधित वो ख्याल गायन शैली है ना। और इसके बाद संस्कृत की है ध्रुपद गायकी, है ना, ध्रुपद गायन शैली, ठीक है, संस्कृत की है। राजस्थान की भी ध्रुपद गायिका कौन थी, मधु भट्ट तेलंग, है ना, ये अपन बाद में पढ़ेंगे थोड़ा आगे बाद में, है ना, जब लास्ट में टॉपिक खत्म होगा तो मैं आपको फैक्ट जो होते हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होते हैं वो मैं आपको क्लियर करूंगी। तो राजस्थान की जो एकमात्र जो ध्रुपद गायिका है वो कौन है, मधु भट्ट तेलंग, ठीक है। तो ये है ना शास्त्रीय संगीत की लोक गायन की शैलियां हैं, है ना। हिंदी की ख्याल, है ना, ख्याल से संबंधित घराने भी है राजस्थान में, है ना, संगीत घराने आगे पढ़ेंगे ना अपन संगीत घराने राजस्थान में, तो उसमें मैं आपको क्लियर करूंगी। और संस्कृत की ध्रुपद, संस्कृत जो भाषा है उसका ध्रुपद गायन शैली है, ठीक है। इसके अलावा ठुमरी भी होता है, टप्पा भी होता है, ठुमरी टप्पा, है ना, ये बहुत सारी गायन की शैलियां हैं। तो इसीलिए बता रही हूं मैं कि गायन जो शैलियां होती है ना वो किसकी होती है, शास्त्रीय संगीतों की। लेकिन अपन ने हमारे जो राजस्थान के लोकगीत है उनकी भी गायन शैलियां विकसित कर दी, आके जाके व्यावसायिक लोकगीत भी हुए, है ना, क्षेत्रीय आधार पर भी हुए। और बाद में क्या, जो विभिन्न समुदाय हुए, है ना, उन्होंने व्यवसाय के आधार पर या फिर उनका जो मुख्य व्यवसाय, मुख्य जो उनका कार्य होता है, उनका जो काम होता है ना, उसके आधार पर उन्होंने लोक गायन की शैलियां विकसित कर दी थी। ये विशेषता है हमारे राजस्थान के लोकगीत की, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो लोकगीत तो सामान्य जनता के होते हैं जिन पर क्षेत्र का, है ना, बोलियों का, भाषाओं का प्रभाव पड़ता है। लेकिन शास्त्रीय संगीत जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, नियमों तथा परंपराओं से जुड़े हुए होते हैं ना। उनकी लोक गायन की शैलियां मैंने बता दी, जैसे कि ख्याल और ध्रुपद, है ना, ठुमरी, टप्पा, बहुत सारे, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बतुल बेगम को पद्मश्री मिला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। इसके बाद में मुख्य कलाकार की अगर बात करूं तो एक तो आपके सामने चली, कहाँ चले गए, मतलब मैंने डिस्कस कर लिया, बतुल बेगम, ठीक है, जो कि कहां से है, जयपुर से, ठीक है, जेपीआर, जयपुर से, स्पेस नहीं है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। इसके अलावा बात करें तो सर्वाधिक बार किसने गाया, किसको, केसरिया बालम को, और सबसे पहले गाया वो किसने गाया था, अल्लाह जिलाई बाई, अल्लाह जिलाई बाई, कहां से थी, बीकानेर से, सर्वाधिक बार गाया और सबसे पहले गाया। अगर बात करूं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति किसने प्राप्त करवाई थी, तो वो करवाई थी मांगी बाई, जो कि उदयपुर से संबंध रखती हैं। मांगी बाई जो कि उदयपुर से संबंधित है या संबंध रखती हैं, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो इसको क्या, केसरिया बालम को ख्याति प्राप्त करवाई थी, ठीक है। सर्वाधिक बार सबसे पहले गाया अल्लाह जलाई बाई ने बीकानेर, और बीकानेर से एक और संबंधित है गौरी बाई। ध्यान रखें, इधर कंफ्यूज नहीं होना है, गौरीबाई बीकानेर की भी है और एक गौरीबाई पाली से भी है, ठीक है। इसके बाद आती है जमीला बानो, जोधपुर, जमीला बानो क्या है, जमीला बानो जोधपुर, सॉरी जोधपुर। इसके क्या है, इसके बाद है बतुल, सॉरी बन्नो बेगम, बतुल बेगम के बारे में मैंने आपको बता दिया। बन्नो बेगम भी कहां से है, जयपुर से है। बन्नो बेगम, बतुल बेगम कहां से, जयपुर से, जमीला बानो जोधपुर से, अल्लाह जिलाई बाई जिन्होंने सर्वाधिक बार गाया और सबसे पहले गाया, बीकानेर की, है ना, कौन सा, केसरिया बालम, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति प्राप्त करवाई वो किसने करवाई, मांगी बाई ने, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। 10वीं 11वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। जैसलमेर मांड क्षेत्र, अगर पूछा जाए कि मांड गाई का जो गायन शैली का, है ना, जो सबसे मुख्य स्थान है, क्षेत्र पूछा जाए तो कौन, क्या करेंगे आप, जैसलमेर, है ना। मैं आपको बता देती हूँ कि प्राचीन काल में जैसलमेर को मांड क्षेत्र कहा जाता था, है ना, और वहीं पर ये लोक गायन शैली विकसित हुई, इससे इसलिए इसे मांड गायन शैली कहा गया। कालांतर में, है ना, धीरे धीरे ये पूरे राजस्थान में विकसित हो गई थी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें। अब बात करते हैं तालबंदी, यहाँ पर थोड़ी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। अच्छा, तालबंदी का सबसे पहले अगर विकास की बात करूं तो ये औरंगजेब से संबंधित है, ठीक है। सॉरी, कब हुई थी तालबंदी, जो गायन शैली है इसका विकास कब हुआ था, औरंगजेब के समय। क्यों हुआ था, क्या औरंगजेब ने विकास किया था इसका, नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। औरंगजेब तो संगीत के विरोध में था, है ना।
असहिष्णु था वो संगीत के प्रति या फिर हिंदू धर्म के प्रति, है ना। और फिर जो विपरीत धर्म के मुस्लिम थे, जैसे कि औरंगजेब सुन्नी मुसलमान था, लेकिन शिया मुसलमानों के प्रति भी वो विरोधी था, है ना, कट्टर था धार्मिक रूप से वो, है ना, और धार्मिक रूप से असहिष्णु भी था, और हिंदुओं के भी विरोधी था वो, हिंदुओं का भी, ठीक है। तो औरंगजेब ने नहीं करे ये विकास, इसका औरंगजेब ने नहीं किया, लेकिन औरंगजेब के काल में इसका विकास हुआ था। किया किसने? तो साधु सन्यासियों ने किया था, ठीक है। साधु सन्यासियों ने इसका विकास किया। कहाँ के साधु सन्यासियों ने विकास किया? कौन सा क्षेत्र है भाई? क्षेत्र तो पूछा जाता है ना, जैसे लंगा आपने पढ़ा, मांगणियार पढ़ा, गायन शैली, है ना। तो वो किससे? जैसलमेर बाड़मेर से संबंधित थी। मांड गायन शैली जैसलमेर से संबंधित है ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं तालबंदी जो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह है पूर्वी राजस्थान, ठीक है। क्षेत्र इसका लिख लेते हैं, यहाँ पर आप लिख लेना पूर्वी राजस्थान, ठीक है। पूर्वी राजस्थान में जैसे ये ब्रज क्षेत्र आ गया, भरतपुर, है ना, धौलपुर डीग वगैरह, ये करोगे, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव है ना, पिंगल भाषा जिसका साहित्यिक रूप है ना, ठीक है, साहित्यिक रूप पिंगल भाषा में लिखा गया है। तो तालबंदी, है ना, तो साधु सन्यासियों द्वारा विकसित किया गया। इसे कब विकसित किया गया? जब औरंगजेब, याद करो, जब औरंगजेब क्या मंदिर तोड़ रहा था, मंदिर तोड़वा रहा था, है ना, तब है ना साधु सन्यासी वहां से कहाँ आ जाते हैं? पूर्वी राजस्थान आ जाते हैं, यूपी से, ठीक है। यूपी में मंदिर तोड़वा रहा था, वहां से कहाँ? राजस्थान में आ जाते हैं। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, जैसे हाँ अपन पढ़ेंगे वीर गाथा काल आता है ना, उसके बाद भक्ति काल भी आता है, संगालिक काल आता है ना, फिर उसके बाद में राष्ट्रवादी काल आता है। बहुत सारे अलग अलग काल हैं। जैसे वीर गाथा काल में तो क्या बहुत सारे युद्ध हुए थे, इसलिए राजा महाराजाओं का उसमें बखान किया गया है ना, युद्ध के प्रति। फिर धीरे धीरे भक्ति काल आता है ना, जिसमें क्या मंदिरों का विकास होता है और लोग भक्ति पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उसके बाद फिर राष्ट्रवादी काल भी आता है ना, भक्ति काल को शांति काल भी कहा जाता है। फिर संगारिक काल जिसमें प्रेम वगैरह के गीत चलते हैं, ना भाई, यहाँ तो युद्ध कर रहा है इंसान, जब युद्ध नहीं है तो प्रेम की ओर अग्रसर होगा, ठीक है। जब खाली टाइम है इंसान के पास, जब इंसान बिजी रहता है या फिर युद्ध में, तब उधर ध्यान नहीं जाता है। तो फिर आगे संगारिक काल का भी विकास होता है। फिर राष्ट्र में राष्ट्रवादी काल, लास्ट में राष्ट्रवादी काल के भी मतलब गीत लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये चीजें अपन बाद में पढ़ेंगे, जिनमें सूर्यमल मिश्रण की जो गीत हैं वो बहुत मतलब महत्वपूर्णता रखते हैं। ये चीजें बाद में अपन जब टॉपिक आएगा तब डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि साधु सन्यासियों द्वारा इसका विकास किया गया, ठीक है। विकास साधु सन्यासियों द्वारा किया गया। कब किया गया ये मैं आपको पहले थोड़ी एक कहानियां सुनाती हूँ, जो कि अन्य विवरण में आ जाएगा, ठीक है। मुगल बादशाह शुरू कर लेते हैं अपन, जैसे बाबर है ना, हुमायूं है, ठीक है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां, ठीक है। उसके बाद आते हैं कौन? औरंगजेब। फिर धीरे धीरे धीरे, ठीक है, 1707 है ना। और इसके बाद क्या है? लास्ट जो अंतिम मुगल शासक है वो कौन है? बहादुर शाह जफर। क्रांति से संबंधित है, 1857 किया ना, लीड किया था इन्होंने, बहादुर शाह जफर। और उसके बाद ही क्या, फिर इनको निर्वासित कर दिया गया था म्यांमार में, ठीक है, एक द्वीप पर। अच्छा सुनिए, यहां से थोड़ी कहानी समझते हैं अपन, ठीक है। शुरू करें। बाबर और हुमायूं, पहले इनको छोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपन इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के कला और संस्कृति, और उसमें भी लोकगीत का टॉपिक समझने के लिए मैं आपसे, अपन को करना है औरंगजेब को कवर, लेकिन उससे पहले यहां से अपन थोड़ा क्या बेस बनाते बनाते चल रहे हैं। अकबर, है ना, अकबर संगीत प्रेमी था, है ना, संगीत संध्या का आयोजन करवाता था अकबर, है ना। और अकबर ने तानसेन जैसे संगीतकार को अपने दरबार में रखा हुआ था, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है? और संगीत में रुचि भी थी अकबर की, है ना। और शाम संध्या का आयोजन करवाता था, भजन संध्या का। ये खुद अध्ययन करता था संगीतों का, और इसकी रुचि भी थी, ठीक है। संगीत ग्रंथों का अध्ययन करता था। तानसेन जैसे को संगीतकार को इसने अपने दरबार में रखा हुआ था, और अन्य कलाकारों को, संगीत के अन्य कलाकारों को इसने प्रोत्साहन भी दिया था, है ना। तो अकबर की तो बात ये है, अकबर धर्म सहिष्णु था, है ना, और धर्म निरपेक्ष संस्कृति को स्वीकार करता था। ऐसा नहीं है कि भाई मुस्लिम धर्म या फिर इस्लाम सब पे थोप दिया, नहीं, सबके धर्मों का, है ना, सम्मान करता था अकबर, है ना।
कि नहीं सबका अपना धर्म है, सबका सम्मान करता था, ठीक है। उसके बाद आते हैं जहांगीर, ठीक है। जहांगीर को संगीत में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था। जहांगीर के समय चित्रकला का काल आया, ठीक है, चित्रकला। तो जहांगीर का क्या संगीत में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एक जो होता है ना कि नहीं किसके समय में क्या प्रभाव पड़ा, आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि अकबर के समय क्या प्रभाव पड़ा था, है ना, जो स्थिति सामाजिक स्थिति, जहांगीर का क्या प्रभाव पड़ा था, है ना। अब कला पर, संस्कृति पर है, इतिहास पर, धरोहरों पर, है ना, क्या प्रभाव पड़ा था, है ना। तो वो चीज अपन समझ रहे हैं। जहांगीर को संगीत में इंटरेस्ट तो था लेकिन इतना नहीं, है ना, ठीक है, चल रहा है वो चल रहा है। इसका जो ध्यान गया सर्वाधिक कहां पर, चित्रकला की तरफ गया, है ना। इसीलिए मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, किसका, जहांगीर का शासन काल, ठीक है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल। आप मेरे बोलने पे ध्यान देना, यहाँ पर स्पेस नहीं है कि मैं लिख नहीं रही हूँ, ठीक है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया किसका, जहांगीर का, है ना, और चित्रकला पर उसने ज्यादा ध्यान दिया था। इसके बाद आता है शाहजहां। शाहजहां ना तो संगीत में ज्यादा इंटरेस्टेड था, ना ही चित्रकला में, है ना, इसका ध्यान था वास्तुकला की तरफ। जहां का ध्यान किधर था, वास्तुकला की तरफ। अतः शाहजहां ने कई स्मारकों का निर्माण करवाया, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये तीनों चीजें कवर, ये अपने को इतना पढ़ना नहीं है, बात यहाँ की कर रहे थे अपन औरंगजेब की। अब बारी आती है औरंगजेब की, है ना। अब भाई साहब का नंबर है, ठीक है। इन तीनों ने तो सब चीजें बनवाने बनवाने का ही काम किया, ठीक है। इधर क्या संगीत का विकास हो रहा है ना, इधर चित्रकला का विकास हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, स्मारक बने हुए हैं। इन भाई साहब ने क्या किया, औरंगजेब सबसे पहले, अच्छा, इतिहासकारों में मतभेद है औरंगजेब को लेकर। सबसे पहले बात तो ये क्लियर कर रही हूं मैं, है ना। क्यों मतभेद है, कहीं तो ये लिखा है कि औरंगजेब को संगीत से इतनी भी कोई नफरत नहीं थी, है ना, ठीक है, चलो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन वो ऐसा मान्यता था कि जो संगीत है ना, और या फिर नृत्य जो है ना, वो जो नैतिकता होती है, धार्मिक नैतिकता, उसका पतन करते हैं। इसलिए, है ना, जो औरंगजेब जाना जाता था, औरंगजेब वो अपने तपस्वी जीवन के लिए, सादा जीवन, उच्च विचार और फालतू के, कोई ऐसे बोलते हैं ना, कोई दिन एक तरीके रखो, कोई दिक्कत नहीं है ना उसको, ना तो कोई सुख ना कोई दुख, वो वाला सिस्टम। तो औरंगजेब अपने तपस्वी जीवन के लिए तथा विलासिता से, विलासिता पूर्ण जीवन जो होता है ना, विलासिता युक्त जीवन, उससे बहुत दूर था ये, ठीक है, इसका विरोधी का विरोधी माना जाता था। तपस्वी जीवन था औरंगजेब का, और विलासिता युक्त जो जीवन है उसका विरोधी माना जाता था, किसको, औरंगजेब को। क्योंकि औरंगजेब मानता था कि इन सारी चीजों को, जो विलासिता युक्त जो सारी चीजें हैं, है ना, और यहाँ उनका क्या है, नैतिक जो धार्मिक नैतिकता है, उस पर बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना। इसलिए क्या, जीवन बिल्कुल सादा जीना चाहिए, तपस्वी के जैसा जीना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बताते हैं इतिहासकार, मैं नहीं, इतिहासकार, ठीक है, बहुत सारे इतिहासकार बताते हैं, ठीक है, कि औरंगजेब जो था वो धार्मिक रूप से कट्टरपंथी था, ठीक है ना, धार्मिक रूप से कट्टर था, कट्टर था, है ना, और असहिष्णु था। जैसा कि अकबर के बारे में पढ़ा कि धार्मिक रूप से सहिष्णु था, धर्मनिरपेक्षता संस्कृति का समर्थन करता था, लेकिन ये धार्मिक रूप से कट्टर था औरंगजेब, और असहिष्णु था। कट्टर का माने तो औरंगजेब सुन्नी मुसलमान था, ठीक है, ये विशुद्ध रूप से एक तो हिंदुओं का, है ना, हिंदू संस्कृति का, और दूसरा है शिया मुसलमानों का, दोनों का विरोध करता था, ठीक है, दोनों का क्या करता था, विरोध करता था। इसका मानना क्या था, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, है ना, मतलब इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, ये सबको इस्लाम स्वीकार करवाना चाहता था कि यही है जो है सब कुछ। सबसे बड़ी बात यह है कि मूर्ति पूजा का विरोध करता था। वैसे तो हिंदू धर्म में ही मूर्ति पूजा की मूर्ति की पूजा की जाती है, बाकी आप बौद्ध धर्म को देख लो, है ना, भगवान बुद्ध ने तो खुद ही कहा था कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, है ना, सबको मन से मानो, जो मन के विचार है उनको साक्ष्य रूप में देखो, और उससे फिर क्या करो, आगे से आगे फॉलो करो चीजों को। लेकिन उन्होंने खुद ने बोला था कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन लास्ट में लोगों ने क्या किया, उनके, है ना, मृत्यु की बात, सॉरी, उनके ना क्या होता है, कैवल्य नहीं, उनके निर्वाण के बाद, अच्छा, हिंदू धर्म में तो होता है क्या, मोक्ष, ठीक है, जैन धर्म में इसको बोलते हैं कैवल्य, है ना, कैवल्य, और बौद्ध धर्म में इसको बोलते हैं निर्वाण,
ठीक है। तो गौतम बुद्ध के, है ना, बुद्ध के क्या निर्वाण के बाद लोगों ने उनकी मूर्तियां बनाना स्टार्ट कर दी, जबकि वो खुद ही बोल के गए थे। तो उसी प्रकार, है ना, तो ये औरंगजेब या फिर मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती है ना। जैसे ये अपन ने पढ़ा था ना, सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, वैसे ही ये, है ना। तो मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा को सही नहीं माना जाता है। तो मूर्ति भंजन का जो समर्थक था, कौन था? औरंगजेब, ठीक है। इसलिए धार्मिक कट्टर और धार्मिक असहिष्णु होने के लिए इसने क्या, और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए इसने क्या किया, जब ये आया भारत तो इसने क्या, मंदिरों को तोड़वाना शुरू कर दिया, है ना, मंदिरों को तोड़वा दिया, वहां पर क्या, मस्जिदें बनवा ली, ठीक है, मंदिरों को तोड़वा दिया, वहां पर मस्जिदें बनवा ली, है ना। और ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब ने मेवाड़ में, है ना, ओनली मेवाड़ में 240 लगभग, है ना, लगभग 240 मंदिरों को तोड़वा दिया था, ध्वस्त करवा दिया था 240 मंदिरों को मेवाड़ में। किसने? औरंगजेब ने, देख लो आप, है ना। तो मूर्ति भंजन का मतलब एक कट्टर समर्थक था, है ना, कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है। तो मंदिरों और मस्जिदों, मंदिरें तोड़वाई इसने, मस्जिदें बनवाई, मेवाड़ में 240 मंदिर तोड़वाए लगभग इसने, है ना, ध्वस्त करवा दिए। इसके बाद, हाँ, ये थोड़ा इधर साफ कर लेती हूँ, इधर बता लेती हूँ, है ना, ये चीजें उतार ली होगी ना आपने। इसके बाद मेवाड़ में लगभग 240 मंदिरों का निर्माण किया। शिक्षण संस्थाएं, हिंदुओं की जो शिक्षण संस्थाएं थी, है ना, उनको ध्वस्त करवा दिया और नई भी नहीं बनने दी। और ना ही मदरसे और मकतबों में हिंदू जो धर्म के जो विद्यार्थी थे उनको, या फिर जो लोग थे उनको नहीं पढ़ने दिया जाता था। मदरसे और मकतबे होते हैं ना, है ना, तो उनमें बिल्कुल ही नहीं पढ़ने दिए। इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती है ना। अच्छा, मकतब छोटे और मदरसे हाई लेवल के, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, जो राजस्व विभाग था, है ना, उसमें उच्च अधिकारी की जो भर्ती होती थी, उच्च अधिकारी या फिर उच्च पद पर हिंदुओं की क्या नियुक्ति रोक दी, कि यहाँ पर बिल्कुल हिंदू नहीं आएगा, है ना। और इसने क्या जोर दिया कि इस्लाम धर्म को अपनाओ, इस्लाम धर्म स्वीकार करो। इसके लिए इसने क्या किया, जजिया कर भी लगवाया, पता है आपको, जजिया कर, जो कि अकबर खत्म कर चुका था, दोबारा इसने स्टार्ट कर दिया। जजिया कर एक धार्मिक कर था, है ना, जो कि गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। गैर मुसलमान मतलब हिंदू, ठीक है, तो उन पर लगाया जाता था। इवन अब आ रही है मेन इंपोर्टेंट बात, तो कि औरंगजेब जो था, है ना, औरंगजेब ने, इसकी शब्दावली देखो आप, दार उल हरब, ये बोला है इसने भारत के लिए कि काफिरों का देश है ये। क्या है? काफिरों का देश। दारुल हरब का अर्थ होता है काफिरों का देश। भारत के लिए जहांगीर ने कहा है ना, हिंदुओं के लिए, कि दार उल हरब है ये, तो क्या है, काफिरों का देश है। काफिर का अगर शब्द अपन समझना चाहे तो वो होता है अल्लाह, है ना, या फिर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब कौन है? जिनका मक्का में जन्म होता है ना, मदीना में बाद में 632 में क्या हो जाती है इनकी, मतलब भगवान को प्यारे हो जाते हैं ये, है ना। और गैब्रियल से इनको 40 में ही होता है कि नहीं, मैं ही भगवान का क्या हूँ, संदेशवाहक हूँ, वो सारी चीजें, ठीक है। अपने से 15 साल अधिक लड़की से उनका विवाह होता है ना, जहां पर वो कार्य करते थे। बाद में वो मक्का चले जाते हैं, जिसको हजरत कहा जाता है ना, सॉरी, मक्का से मदीना चले जाते हैं, उसको हजरत कहा जाता है, सारी चीजें। तो पैगंबर मोहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। कौन? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। तो इनका, औरंगजेब का कहना था कि दार उल हरब का मतलब है काफिरों का देश, और काफिर उन्हें कहा जाता है कि जो अल्लाह तथा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को विश्वास नहीं करते हैं, उन पर विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो अल्लाह को नहीं मान रहा है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाएं नहीं पढ़ रहा है ना, मतलब कि जो मुसलमान नहीं है, इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहे हैं ना ये, जो मुसलमान नहीं है तो वो क्या है, काफिर हैं। तो दार उल हरब को औरंगजेब ने दार उल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहा था, ठीक है। दार उल इस्लाम मतलब कि मुस्लिम धर्म, ठीक है, तो मुस्लिमों का देश, ठीक है। तो इसमें परिवर्तित करने के लिए सारी चीजें इसने करी थी, ठीक है। तो शिक्षण संस्थाएं इसने खत्म कर दी थी, जजिया कर लगवा दिए थे, राजस्व विभाग में उच्च पदों पर जो हिंदुओं की नियुक्ति थी उस पर रोक लगवा दी थी। मेवाड़ में लगभग 240 मंदिर ध्वस्त करवा दिए थे।
अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आ रही है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, तालबंदी। अब कहानी इधर घुमा रही हूं मैं, ठीक है, सारी चीजें समझ में आ गई, अब कहानी इधर घुमा रही हूं मैं, ठीक है। अब इधर ध्यान देना आप। तालबंदी पूर्वी राजस्थान से संबंधित है ना, पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है, कहाँ, राजस्थान के साधु सन्यासियों द्वारा विकसित किया गया। इसका किसके काल में, औरंगजेब के काल में। तो औरंगजेब के काल में क्यों, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि किस हिसाब से औरंगजेब, एक और कहानी यहाँ पर क्लियर करती हूँ कि जैसे कि इतिहासकारों में मतभेद है ना। औरंगजेब को माना गया था क्या कि नहीं, ये तो संगीत चल रहा है, वैसे तो चल ही रहा है, लेकिन ये कट्टरपंथी था धर्म को लेकर, है ना, और धार्मिक असहिष्णु था, इसलिए इसने ऐसा किया, मंदिर तोड़वाए, है ना, और मूर्ति भंजन का समर्थक था इसलिए, है ना, मूर्ति पूजा का समर्थक नहीं था, ये मूर्ति भंजन का समर्थक था, मूर्ति तोड़ने का, है ना, इसलिए। दूसरी है ना कहानी आती है हीराबाई की, ये मैं नहीं कह रही हूँ, इतिहासकार कहते हैं, हीराबाई, है ना, जो कि एक प्रसिद्ध गायिका और नर्तकी थी, है ना। गाय प्रसिद्ध तो नहीं कह सकते, उनके ही दरबार में थी, एक गायिका और नर्तकी थी, कहां पर, जहांगीर के वहां पर दरबार में। और जब जहांगीर, है ना, क्या था, बच्चा था, राजकुमार था, जहांगीर राजा नहीं बना था, है ना, तब जहांगीर को ऐसा बताते हैं कि हीराबाई से प्रेम हो गया था। और बाद में जाके ऐसा बताते हैं कुछ इतिहासकार, इसमें भी, इसको लेकर भी मतभेद है कि या तो हीराबाई की मृत्यु हो जाती है, इसलिए उसकी याद में, है ना, औरंगजेब क्या करता है कि नहीं, वो ही नृत्य वो ही कर सकती थी और संगीत सबसे अच्छा वो ही गा सकती थी, इसके अलावा मैं किसी को नहीं गाने दूंगा, है ना, बस उसकी यादें हैं वो ही कर सकती थी, बाकी कुछ नहीं, ऐसा कहा जाता है। और कहीं ये बताया जाता है कि जितना प्यार, जितनी मोहब्बत औरंगजेब ने हीराबाई को दी थी, जितना सोचा था, है ना, कि भाई अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, है ना, तो औरंगजेब ने तो भाई तन मन धन से प्यार किया था, लेकिन हीराबाई क्या चोट कर गई बंदे के साथ, है ना, कि चोट कर गई, मतलब कि वो वाला कुछ कि उसका किसी और के साथ अफेयर पाया गया, तो औरंगजेब को बुरा लगा, तो फिर उसने अपने मतलब प्यार का बदला लेने के लिए, वो जो होती है ना कि सामने वाले में कोई चीज देखकर आपको उससे अच्छा लगने लगता है आपको, है ना, मान लो कि प्रेम हुआ, तो वो चीज वो चाहता था कि मैं दुनिया में कहीं नहीं देखूं, बस मैं बदला लेने के लिए ये चीजें करूंगा, है ना, तो इसलिए उसने ऐसा करा था, इतिहासकार बताते हैं ऐसा, ठीक है। तो वहां से शुरू होती है कि हीराबाई के चक्कर में, है ना, तो इसको क्या, संगीत से नफरत हो गई थी, मेन चीज, इसलिए संगीत विरोधी था औरंगजेब, ठीक है। एक कहानी ये भी है और एक कहानी अपन ने पढ़ी है, ठीक है, तो ये तो सिर्फ आपको मनोरंजन के लिए बताई है मैंने, ये वाली कहानी हीराबाई वाली और औरंगजेब, है ना, दोनों की कहानी। वास्तविक कहानी इधर थी, लेकिन इतिहासकारों में मतभेद है, तो मैंने दोनों चीजें क्लियर कर दी आपको, आपके जो जचे वो बोल देना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, तब अभी मैंने बताया जैसे आपको कि मूर्ति तुड़वा रहा था, है ना, मंदिर तुड़वा रहा था कौन, औरंगजेब, है ना, तब औरंगजेब इधर आया, है ना, तो उसने क्या, उत्तर प्रदेश में मथुरा में एक मंदिर है, केशव मंदिर, ठीक है, एक विश्वनाथ मंदिर, ये मथुरा में तो नहीं है लेकिन बता रही हूँ, सोमनाथ मंदिर गुजरात, ठीक है, वाराणसी में विश्वनाथ है, वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, ठीक है। इन मंदिरों को भी उसने तुड़वा दिया था, ठीक है, मूर्तियों को तुड़वा दिया था, मंदिरों को ध्वस्त करवा दिया था। तो कहने का ये मतलब है कि औरंगजेब की एंट्री हो रही है यहाँ पर मथुरा के, यूपी के मथुरा के केशव मंदिर में, और इधर ही थे ये साधु सन्यासी, ठीक है ना, इधर ही भक्ति करते थे, भजन करते थे, और उनकी लाइफ अच्छे से चल रही थी, उनका जीवन अच्छे से चल रहा था, ठीक है, भक्ति जीवन। लेकिन यहाँ पर मंदिर तुड़वा दिए औरंगजेब ने, तो फिर ये साधु सन्यासी अब यहाँ पे तो भजन कर नहीं सकते भाई, मंदिर ही नहीं रहा तो क्या ही करेंगे, फिर यहाँ से ये सब कुछ छोड़कर और भाग कर कहां पर आ गए भाई, इधर है राजस्थान, है ना, और इधर है यूपी, है ना, सच में, तो ये यहाँ से इधर आ गए राजस्थान में, तो राजस्थान में पूर्वी जो क्षेत्र है यहाँ पर भरतपुर, है ना, डीग वगैरह करौली, यही तो, यहीं पर अगर ब्रजवासी क्षेत्र में यहाँ पर इन्होंने शरण ले ली, और यहाँ पर आके फिर उन्होंने, है ना, वापस दोबारा अपना गाना भजन जो भी इनका काम था वो दोबारा यहाँ पर शुरू कर दिया, और यहाँ पर एक लोक गायन की शैली विकसित की, उसे कहा जाता है तालबंदी, ठीक है। तालबंदी गायन शैली का विकास कैसे हुआ, किसके समय में हुआ, है ना, और लगभग क्या शताब्दी रही, है ना, और उसके पीछे आखिर कहानी क्या थी कि ये यूपी से इधर क्यों एंटर कर रहे हैं, है ना, सारी मैंने आपको क्लियर की है, ठीक है, ताकि आपको क्या रटना नहीं हो, समझ कर रटो, रटो लेकिन रट के तो भाई मेंस में लिखना पड़ता है, लेकिन समझ कर रटो, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है, टॉपिक बहुत छोटा था लेकिन इतना टाइम हो गया। तालबंदी का अगर मुख्य वाद्य यंत्र की बात करूं तो वो है नगाड़ा, ठीक है, मुख्य वाद्य यंत्र की बात करूं तो वो क्या है, नगाड़ा,
लंगा समुदाय, लंगा गायन शैली का मुख्य वाद्य यंत्र क्या था? सारंगी, है ना। और मांगणियार का क्या था? खड़ताल। ठीक है, मांगणियार जो लोक गायन शैली है उसका मुख्य जो था, सॉरी सॉरी, कमायचा, है ना, और खड़ताल भी, दोनों ही थे, लेकिन मुख्य क्या था? कमायचा। ठीक है। तालबंदी का जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो है नगाड़ा। अच्छा, और नगाड़ा कहाँ बजाया जाता है, आप मेरे को बताओ, कहाँ बजाया जाता है नगाड़ा? क्या लोक नृत्य जब उन्होंने बड़ा बम रच दिया है ना, क्या उसमें नगाड़ा बजाया जाता है, ढोल बजाया जाता है होली पर? आप मुझे बताओ। ठीक है, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, हाँ या ना का जवाब देना है। अन्य विवरण में जो ये था, दारुल हरब, दारुल इस्लाम, आखिर औरंगजेब चाहता क्या था, इसके पीछे की कहानी क्या थी, ये सारी अन्य विवरण में आती थी, जो कि मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है। ठीक है, औरंगजेब है ना, फिर मूर्ति तोड़ता जो था, मंदिर तोड़ता, उधर आए मथुरा में, है ना, यूपी के मथुरा में केशवनाथ मंदिर है ना, केशव मंदिर, सॉरी केशव मंदिर, जो कि कृष्ण का मंदिर था, यहाँ पर साधु सन्यासी भजन करते थे, इसको तोड़ दिया तो फिर साधु सन्यासी दौड़कर भाग करके क्या पूर्वी राजस्थान में आके शरण ली, यहाँ पर इन्होंने भजन गाना शुरू किया, और फिर एक शैली विकसित की, कौन सी? तालबंदी शैली। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आगे की क्लास में आप अपन पढ़ने वाले हैं लोक गायन की शैलियां सारी अपन ने बता दी। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सॉरी रिवाइज कर रही हूँ कि लोक गायन की जो शैलियां हैं वो शास्त्रीय संगीतों की होती है ना, लोक गीतों की लोक गायन शैलियां वैसे तो नॉर्मली नहीं होती है, क्योंकि जन सामान्य के लोकगीत होते हैं, व्यवसाय के आधार पर होते हैं, क्षेत्रीय लोकगीत होते हैं ये, भाषा का और बोली का इन पर प्रभाव रहता है, वैसे जैसे जैसे क्षेत्र बदलेगा, भाषा बदलेगी, बोलियां बदलेगी, वैसे लोकगीत बदल जाएंगे, कोई इनके नियम कायदे कानून कुछ नहीं होते हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत के होते हैं नियम, और पारंपरिक जो भी है नियमों पर ये आधारित होती है, परंपराओं पर आधारित होते हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान के लोक गीतों की लोक गायन शैलियां विकसित हुई थी, जो कि अपन ने पढ़ ली थी, बाकी अन्य बहुत है, लेकिन चार महत्वपूर्ण थी। लंगा लोक गायन की शैली, मांगणियार लोक गायन की शैली, जो कि लंगा समुदाय और मांगणियार समुदाय द्वारा ही विकसित की गई। ठीक है, इसके बाद मांड गायन शैली, डिटेल से पढ़ा है सारा कुछ, है ना, करंट को लेके भी। इसके बाद तालबंदी गायन शैली। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद अपन पढ़ेंगे संगीत घराने, है ना, संगीत ग्रंथ कौन कौन से है, किसने कौन से संगीत ग्रंथ लिखे, किस संगीतकार ने लिखे, है ना, किसके दरबार में लिखे, कौन किसका दरबारी विद्वान था, किसके समय लिखे गए, कौन से राजा ने कौन से संगीत ग्रंथ लिखे, कौन से घराने थे, है ना। शास्त्रीय संगीत से संबंधित जो शैलियां थी वो अपन ने थोड़ा सा नॉलेज के लिए, है ना, वो जानी थी कि जैसे ख्याल, ध्रुपद, है ना, ठुमरी, टप्पा वगैरह बहुत सारी, है ना, वैसे ही लोक गायन की शैलियां इसमें भी पढ़ी, और आगे संगीत घराने देखेंगे अपन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।